हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है। तो ट्राइंगल्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ठीक है। तो छोटी क्लासेस में आपने ट्राइंगल्स के अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा है। हम ट्राइंगल्स के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, ये बात आप सबको पता है। जैसे अगर हम ज्योमेट्री के फॉर्म में जब हम ट्राइंगल्स को पढ़ते हैं, तब हम इसके एंगल्स के बारे में बात करते हैं, साइड्स के बारे में बात करते हैं, मीडियन के बारे में बात करते हैं, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात करते हैं, सेंटर्स के बारे में बात करते हैं, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है ना। और जब हम इसे मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, जब हम इसे मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, तब हम ट्रायंगल्स का एरिया पढ़ते हैं और पेरीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है, आप लोगों ने दोनों ही चीजें छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। हम ट्रायंगल्स को दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब हम इसको ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, तब हम इसके लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, कि इनके साइड्स के बारे में, इनके एंगल्स के बारे में, और इसमें जितनी लाइनें या जितने सेंटर्स खींचे जा सकते हैं उनके बारे में। जैसे इनका मीडियन खींचा जा सकता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा जा सकता है, तो उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ज्योमेट्री के अंदर इन चीजों के बारे में बात होती है। और अगर हम मेंसुरेशन में बात करते हैं, तो ट्रायंगल 2D मेंसुरेशन के अंदर हम इसके एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं। बट अभी फिलहाल हमें चैप्टर का नाम सिर्फ दे रखा है ट्रायंगल्स। इसमें हमें ना बताया है कि हमें ज्योमेट्री के बारे में बात करनी है या हमें इसके मेंसुरेशन के बारे में बात करना है। बट आपकी बुक के अंदर, 9th क्लास की बुक में, ट्रायंगल से रिलेटेड दो चैप्टर्स हैं। ठीक है। एक तो ये है ही, और दूसरा एक है आपका हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर। ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर जो है आपका 12th चैप्टर, उसके अंदर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो उसके अंदर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, तो एरिया वाला उसमें हम पढ़ ही रहे, तो बार बार हमें एरिया पढ़ना तो नहीं है ना। इसलिए मतलब एक बार अगर हमने उसमें पढ़ लिया, तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। ठीक है। और क्लास 9th के अंदर हम बेसिकली सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। किसके बारे में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। अगर मैं हिंदी में लिखूं, तो हिंदी में इसको कहेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब हमारे सामने एक नया वर्ड आया है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को तो चलो हम जानते हैं पहले से। हमारे सामने एक वर्ड आ गया, कॉन्ग्रुएंस। हिंदी में बोले तो सर्वांग समता। ठीक है। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, यानी कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, फिर हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। ठीक है। तो देखेंगे, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एक जैसा, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट कॉपी भी बोल सकते हो आप। ठीक है। अगर कोई दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है, तो वो आपस में बिल्कुल पूरी तरह से सेम होंगे, यानी उनके सारे साइड्स बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे। या अगर वो साइड एंगल से नहीं बना है, तो जैसा भी है एकदम एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है। मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं, ओवरलैप नहीं कहेंगे, कोइंसाइड कहेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो क्या मतलब है इस बात का, कि भाई अगर आप दो चीजों को बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढकेंगे, कोई भी एक तरफ से खाली नहीं रहेगा। अब मैंने ये बात क्या बोल दिया, देखेंगे। जैसे मान लो मेरा एक ये हाथ है, मेरा दूसरा ये हाथ है। ठीक है। अब ये दोनों हाथ जो है ना, आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। दोनों हाथ आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्योंकि जो मेजरमेंट इस हैंड की है, वही मेजरमेंट इस हैंड की है। दोनों हाथ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। अगर मैं दोनों हाथों को जोड़ लेता हूं, अगर मैं आपको इस साइड से दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आपको मेरा पीछे वाला हाथ नहीं दिखाई देगा। मतलब
बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए अगर मेरा एक हाथ थोड़ा छोटा होता तो मेरे को पीछे वाला दिखाई देने लगता, बट क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा। और अगर मैं अब इधर की तरफ से भी दिखाऊं तो उसके पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों पूरी तरह से बराबर है। तो अगर मैं दोनों को एक दूसरे से ढकता हूं तो अगर इसको देखेंगे तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, इसको देखेंगे तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, इसके पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। यानी इनके सारे साइड एंगल्स एक तरह से बराबर है। मतलब हाथ में क्या साइड एंगल्स, हाथ में तो कोई साइड एंगल्स नहीं, मतलब इसके सारी मेजरमेंट्स बराबर है। ठीक है, बट अगर हम किसी शेप की बात करें तो शेप में सारे साइड्स एंड एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल की ही नहीं बोली जा सकती, कॉन्ग्रुएंट हम किसी भी चीज को बता सकते हैं। हम कॉन्ग्रुएंट दो रेक्टेंगल को भी बता सकते हैं, या हम क्वाड्रिलेटरल बोले कि किसी क्वाड्रिलेटरल को दूसरे क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, पेंटागन को पेंटागन के कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, सर्कल को सर्कल के कॉन्ग्रुएंट भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई सा भी शेप ले लो आप, ठीक है, वो चीजें आपस में क्या हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब कंडीशन है कि उनकी सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए क्या होना चाहिए कि ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए, ये साइड इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हम मतलब बाकी शेप को छोड़ दे, वैसे बाकी शेप में मतलब सब में भी यही है, इसमें भी अगर करो तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। समझ में आ रही बात? मतलब जो पूरी तरह से आपस में बराबर हो उसी को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, उन्हीं को हम कहते हैं हिंदी में सर्वांगसम। सर्कल में रेडियस बराबर होनी चाहिए, रेडियस बराबर है तो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में पूरी तरह से बराबर हो, एक दूसरे के बराबर। आपके कॉपी के पेजेस, आप जिस नोटबुक में लिख रहे हैं उसके पेजेस भी आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि एक पेज जो होता है दूसरे पेज को पूरी तरह से ढक देता है, और एकदम बराबर कटे हुए होते हैं वो, एक सब उनके साइड्स और एंगल सब बराबर होते हैं, तो वो भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब वही होता है जो चीजें आपस में पूरी तरह से बराबर होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट जो है, कॉन्ग्रुएंसी जो है वो किसी भी शेप के लिए हो सकती है, वो ट्रायंगल के लिए भी हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल के लिए, पेंटागन, हेक्सागन, हर शेप के लिए पॉसिबल है। बट हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में बात करनी है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है सिर्फ, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, किसी और शेप की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। नोट कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने? ठीक है ना, वीडियो को आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं अगर टाइम आपको कम लग रहा है तो। ठीक है, तो आप क्लास को पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप नोट कीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने समझा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है when the two things are equal in their size, shape and angles। ठीक है ना, साइज एंड शेप वही बात हो गई कि भाई दोनों, दो अगर साइज और शेप जो है आपस, मतलब शेप जो है साइज में बराबर है, उनके एंगल्स बराबर है, ठीक है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रही है? कि अगर मैंने दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, दोनों ट्रायंगल्स के सारे साइड्स का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एक बात का याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं कि मान लो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनके एंगल्स भी बराबर हैं, ये इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे,
कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यानी सर्वांगसम है। कैसे हैं, सर्वांगसम, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब हम कुछ बातें समझ लेते हैं। पहली बात तो ये कि जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, मैंने आप लोगों को अभी फिलहाल समझाने के लिए तो ये बोल दिया कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको यही साइड, ये साइड जो है इसी के बराबर मिलेगी। कई बार हो सकता है कि ये वाली साइड जो हो इसके बराबर हो, ये वाली साइड, ये वाली साइड जो हो वो इसके बराबर हो। समझ में आ रही बात, ये साइड इसके बराबर, ये साइड, सॉरी इसमें मैंने 3 लगा दिया, इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये लेफ्ट वाली साइड जो है लेफ्ट वाली साइड के बराबर दिखेगी, राइट वाली साइड राइट वाली साइड के ही बराबर दिखेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको कोई से भी साइड्स बराबर दिए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हमें कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना पड़ता है। किसका ध्यान रखना पड़ता है, कॉरस्पॉन्डेंस का। सबसे पहली बात कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या होते हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके बीच में हम सिंबल लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी का, जो कि है कुछ ऐसा, ठीक है। ट्रायंगल के मतलब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, इक्वल का निशान होता है और उसके ऊपर एक ऐसे वेव बनाई जाती है, और इस वेव ये पूरा का पूरा एक कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करता है, ठीक है ना। कि अगर मैं दो ट्रायंगल का नाम लिखूं, एक ट्रायंगल का नाम इस तरफ, एक ट्रायंगल का नाम इस तरफ, और बीच में ये निशान लगा दूं, तो इसका मतलब होगा कि जो भी ट्रायंगल का मैंने नाम लिखा है, जैसे मैंने मान लो इधर ट्रायंगल का नाम लिखा है, ट्रायंगल का नाम ABC, और उधर मैं ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूं, इधर मैंने लिखा है ABC, तो इधर मेरे को लिखना पड़ेगा Q, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, मैंने RP क्यों लिखा, मैंने PQR क्यों नहीं लिखा, मतलब आसान तो ये लगता है ना PQR अल्फाबेटिकली, ठीक है ना, पर हमने वो तो लिखा ही नहीं, हमने RP क्यों लिखा। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हम कभी भी दो ट्रायंगल को जब भी कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इनका नाम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, नहीं, मतलब नाम जैसे इनके कॉर्नर्स तो आपको पहले से ही, वर्टेक्स तो पहले से दे रखे होंगे कि इसका P है, Q है, R है, पर इसका नाम मैं अपनी मर्जी से PQR नहीं लिख सकता। ये नाम मैंने कुछ सोच समझ के लिखा है, और वो क्या सोच समझ के लिखा है, मैंने इनके कॉरस्पॉन्डेंस को देखते हुए इनका नाम लिखा है। क्या देखते हुए नाम लिखा है, इसके कॉरस्पॉन्डेंस को देखते हुए। अब ये कॉरस्पॉन्डेंस क्या वर्ड है, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब हिंदी में कहते हैं संगत, इंग्लिश में कहेंगे कॉरस्पॉन्डेंस, और हिंदी में कहेंगे संगत। क्या होता है कॉरस्पॉन्डेंस यानी संगत, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जो जिसके रिस्पेक्ट में है, जो जिसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना। जिसको हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जिसको हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो क्या, उसके कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस वाली साइड के बराबर है, मैंने ये बोला, तो यानी कि ये साइड इसके क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। फिर मैंने इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर बताया था, यानी कि यहाँ पे ये वाली जो साइड है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये तीसरी साइड जो है इस तीसरी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है। बात समझ में आ रही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो जिसके साथ मैच करता है, या कंपेयर जिसके साथ किया जाता है, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, मैच करता है नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है वो हमेशा इक्वल ही होंगी। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तब आप सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी में आप तब भी आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ही बोल रहे होंगे, बट वो कई बार इक्वल आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, उनका रेशो जरूर बराबर मिलेगा दो, जब आप कंपेयर करेंगे तो, ठीक है ना। वो चीजें छोड़ दो फिलहाल, आप फिलहाल इस पे कंपेयर हम सोचेंगे कि कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है जो जिसके जिसके साथ मैच कराया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है,
मैं इस वाली साइड को नीचे वाली साइड से कंपेयर कर रहा हूं तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और इस वाली साइड को इस वाली साइड से कंपेयर कर रहा हूं तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग का निशान कुछ ऐसा होता है, मतलब एक आपको लाइन बनानी है और बीच में एरो बना, दोनों तरफ एरो बनाने हैं, और जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एक तरफ नाम इधर एक तरफ नाम इधर। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग देखो क्या क्या चीजें हो सकती है। कॉरस्पॉन्डिंग जो है कुछ भी हो सकता है, साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं जैसे कि हम कंपेयर कर ही रहे हैं, एंगल्स भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इस एंगल के। ये वाला एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इस वाले एंगल के। और ये वाला एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इस वाले एंगल के। तो कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, साइड्स भी हो सकते हैं, एंगल्स भी हो सकते हैं, और वर्टेक्स भी हो सकते हैं। वर्टेक्स मतलब हिंदी में कहें शीर्ष, यानी जो इनके टॉप होते हैं, जैसे ये इसके जो किनारे होते हैं, कोने होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्ष। ठीक है, ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। तो जैसे मैं लिख सकता हूं कि जो P है वो A जो है, ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए कॉरस्पॉन्डिंग है आर के। अरे जैसे आपने यहां पे नाम लिखा ना, जैसे मैंने नाम लिखा, सोच समझ के मैंने क्या बताया, ए बी सी, और यहां पे नाम लिखा मैंने आर पी क्यू, तो इसका मतलब ए जो है ना ये आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, आर के। फिर बी जो है वो पी के कॉरस्पॉन्डिंग है, और सी जो है वो क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डेंस देखना आ गया आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी बोला तो मैंने यहाँ पे आर पी क्यू बोला, क्योंकि देखो पहले मैंने इस साइड को इससे कंपेयर किया था, फिर मैंने इस साइड को इससे कंपेयर किया था, और अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ ए बी सी लिखा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा आर पी क्यू। ठीक है ना। तो भाई ए कॉरस्पॉन्डिंग हो गया आर के, बी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया पी के, और सी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया क्यू के। ये तो हमने वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्ड कर दिया। ऐसे अगर मुझे साइड को कंपेयर करना है तो मैं बताऊंगा कि ए बी जो है वो पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। ए बी जो है वो पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग है। आप यहां से भी देख सकते हैं, देखो ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, आरपी। आरपी बोल लो पी आर बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर बीसी, बीसी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, पी क्यू। बीसी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, पी क्यू। और एसी, पहला और लास्ट, इन दोनों को मिला होगा, एसी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, आर क्यू। एसी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, आर क्यू। बात समझ में आ रही है। और जो हमने जैसे वर्टेक्स को कंपेयर किया है ना, ये एंगल्स का भी यही हो जाएगा कि भाई एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल आर के, एंगल बी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल पी के, एंगल सी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल क्यू के। तो आप लोगों को कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब समझ में आया। ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस होता है जिसको जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, हिंदी में कहें तो संगत होता है। ठीक है, और अभी फिलहाल हमने कॉरस्पॉन्डेंस को समझा, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डेंस को भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से करिए। कर लिया बच्चों, ठीक है ना। तो हमें कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब समझ में आ गया कि कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डेंस का ये कॉन्ग्रुएंसी से क्या लेना देना है, ये हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है ये। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ना, तो उनका नाम ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी लिख दिया, हम हमेशा कॉरस्पॉन्डेंस में नाम लिखते हैं। जैसे आपने पहले ट्रायंगल का नाम तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका नाम लिख रहे तो एबीसी,
लिखना है तो ए बी सी, मेरा मन करेगा तो मैं बी ए सी लिख लूंगा या बी सी ए लिख लूंगा, जो मर्जी लिख लूंगा। बट जब आप इसको कंपेयर करेंगे ना, मतलब जब इसको कॉन्ग्रुएंट बताएंगे किसी के, तो दूसरे ट्रायंगल का जो नाम लिखेंगे वो पहले ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखेंगे, ठीक है ना। कि जैसे मैंने यहाँ ए बी सी लिख लिया, तो मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है। इस हिसाब से मैं इसका नाम लिखूंगा। ये नहीं कि मैंने उठा के नाम पी क्यू आर लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो वो किसी कॉरेस्पॉन्डेंस में होते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने जैसे कि बताया ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पे वर्टेक्स जो है बी, जो ए था वो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग में मैंने क्या लिखा आर। बी जो था वो पी के कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो बी के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या लिखा मैंने पी। और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था क्यू, तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने क्या लिखा क्यू। तो ऐसे हम ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं किसी भी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने पे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, बदल देता हूं। अगर मैं बदल दूं इनको, दूसरे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं मतलब, ठीक है। कुछ ऐसा मैंने बना दिया, इसका नाम मैं रख रहा हूं एम एन ओ, और इसका नाम मैं रख रहा हूं पी क्यू, या एक काम करते हैं इसका नाम लिख देते हैं एक्स वाई जेड। और मैं बोल रहा हूं इसमें कि भाई ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, और ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। तो अगर आपको अब इनका नाम लिखना है, ट्रायंगल को, अगर मान लो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और इनका नाम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ट्रायंगल एम एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो मैंने यहां नाम लिखा है एम एन ओ, पहले का नाम तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एम एन ओ, एन एम ओ, एन ओ एम, एम ओ एन, कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बट जब दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हुए लिखेंगे। हमने एक तरह से मान लो चैप्टर की शुरुआत भी नहीं करी ढंग से, ठीक है। अभी हम तो यही समझ रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट को लिखते कैसे हैं, फिर हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंट को करते कैसे, तो दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखो फिलहाल मेरे को नाम लिखना है दूसरे का, मेरे को ये पता है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, पर मुझे लिखना नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो भाई कैसे इसको लिखेंगे बिना ज्यादा दिमाग लगाए। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है यहाँ पे एम एन, एम एन वाली साइड जो है यहाँ पे किसके बराबर है एक्स वाई। अब मैं इसको एक्स वाई लिखूं या वाई एक्स लिखूं, तो वो पता चलेगा अगली साइड से, क्योंकि एम एन के बाद क्या आ रहा है एनओ, एम एन एन ओ, एम एन एन ओ, ये वाला फिर ये वाला, फिर तो हमें करना पड़ेगा। देखो यहां पे मैंने जिसमें एक मार्क, एक ऐसे कट लगाया और इसमें दो कट लगाए, ये मैंने ऐसे निशानी के लिए लगाया कि आपको पता चले कि कौन सा किसके बराबर है। तो भाई पहले एक कट वाला फिर दो कट वाला, तो यहां पे मुझे चाहिए पहले एक कट वाला फिर दो कट वाला, यानी कि मैं ऐसे नीचे नहीं जा सकता, मेरे को ऐसे करके इस तरफ जाना है, ठीक है। तो मैं एक्स वाई नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाई एक्स फिर एक्स जेड, यानी वाई एक्स और एक्स तो लिखा ही हुआ है जेड। अरे देखो दो बार एक्स मत लिख देना, यहां पे मैंने कैसे किया एम एन वाई एक्स, और इसके बाद ही ये इसी को बीच को दोबारा गिनना है, मतलब बीच वाले को दोबारा गिनना है एन ओ एक्स जेड, वाई एक्स एक्स जेड, यानी एम के, देखो एम के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है वाई, एन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है एक्स, और ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है जेड, ठीक है। कि पहले एक कट वाला फिर दो कट वाला, तो ऐसे चले गए हम, यहाँ पे भी पहले एक कट वाला फिर दो कट वाला, ऐसे चले गए। तो इधर से नाम रखा है मैंने एम एन ओ, तो उधर से नाम रखना पड़ेगा मेरे को वाई एक्स जेड, ठीक है। और देखते हैं, एक दो आप खुद करेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें बोल रहा हूं ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है,
और ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है। अब इनका नाम क्या रखोगे भाई? इसका नाम देखो, फिर से एक कट दो कट लगाए मैंने, तो एक कट दो कट। इसका अगर मैं नाम रखता हूं एक्स जेड वाई, क्या नाम रख रहा हूं मैं? एक्स जेड वाई, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखना पड़ेगा? इसका नाम रखना पड़ेगा, देखो एक कट दो कट, तो फिर क्या है? एक कट दो कट, तो एफ जी ई, एफ जी ई, ये नाम हो गया इसका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, हमें बस ये देखना है कि कौन सा किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग पता चल गए तो बस फिर हम उनको कर सकते हैं। इसका नाम अगर मैं बदल के एक्स वाई जेड रख दूं, तब मैं उसका नाम कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसका नाम एक्स वाई जेड लिखूं, तब मैं उसमें क्या लिखूंगा? देखो एक्स वाई जेड, तीन कट वाला दो कट वाला, तो यहाँ पे तीन कट वाला दो कट वाला, इसका नाम लिखना पड़ेगा मेरे को, पहले तीन कट फिर दो कट, यानी एफ ई जी। इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा? एफ ई जी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक ही ट्रायंगल को हम अलग अलग नामों से लिख सकते हैं। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा जेड वाई एक्स, तो इसका नाम क्या लिखूंगा? अगर मैं इसका नाम जेड वाई एक्स लिखूंगा ना, जेड वाई एक्स, पहले दो कट फिर तीन कट, तो यहां पे भी मुझे कुछ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, पहले दो कट फिर तीन कट, तो दो कट तीन कट नाम है जी ई एफ, जी ई एफ। तो कुछ इस तरीके से हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे? ठीक है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डेंस को देख के लिखे जाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया होगा बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हमने ये सीख लिया कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका नाम कैसे लिखा जाता है, ये चीज फिलहाल हमने समझ ली। अब हमें समझना है कि भाई दो ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते कब है? ठीक है, पहली बात, मैंने कॉन्ग्रुएंट का आपको मतलब क्या बताया? मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब बताया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी चीजें बराबर होती हैं। ठीक है, दो चीजें, जब दो ट्रायंगल आपस में पूरी तरह से बराबर होंगे तो ये कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी सर्वांग सम होंगे। कहने का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, ये साइड अगर इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि दो ट्रायंगल्स को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो उनमें छह चीजें हैं जिनको हम बराबर बता सकते हैं। कौन सी छह चीजें हैं? तीन साइड्स हैं और तीन एंगल्स हैं। ठीक है ना, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स हैं जिनको हमें बराबर बताना होता है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, यानी टोटल छह चीजें होती हैं। बट हमारे पास जो है ना, कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल है। कॉन्ग्रुएंसी
या कॉन्ग्रुएंस रूल कह सकते हो, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंस रूल है, और ये रूल क्या होते हैं कि हम 6 की जगह सिर्फ 3 चीजों को भी बराबर बता दें तो हमारे ट्रायंगल जो है पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है ना, 6 की जगह 3 चीजों को ही बराबर बता के हम ट्रायंगल्स को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रूल कौन कौन से हैं समझ लेते हैं हम। ठीक है, पहला रूल है SAS रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है ना, दूसरा रूल है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। तीसरा रूल है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, चौथा रूल है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, और पांचवा रूल है RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो टोटल हमारे ये 5 कॉन्ग्रुएंस रूल हैं। कौन कौन से रूल हैं? पहला है SAS, दूसरा है ASA, तीसरा है AAS, चौथा है SSS, पांचवा है RHS। अब ये है क्या, ये क्या है SAS का मतलब? जहां भी मैं S लिख रहा हूं ना, S का मतलब है साइड, और A का मतलब है एंगल। ठीक है ना, S का मतलब क्या है, साइड, और A का मतलब क्या है, एंगल। तो अगर मैंने लिखा है SAS तो इसका मतलब है साइड एंगल साइड, ASA तो इसका मतलब है एंगल साइड एंगल, AAS इसका मतलब है एंगल एंगल साइड, SSS मतलब साइड साइड साइड, RHS तो यहां पे तो भाई R और H दो नए अल्फाबेट आ गए जिनके बारे में तो हमने बात ही नहीं करी। तो भाई RHS क्या होता है? RHS का मतलब होता है, R मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल यानी समकोण, और H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस। हिंदी में समझ में आ रहा है? हिंदी में S मतलब भुजा, A मतलब कोण, ये समकोण R मतलब, और H मतलब कर्ण। तो हिंदी में कहें तो इसे कहेंगे भुजा कोण भुजा, इसे कहेंगे कोण भुजा कोण, इसे कहेंगे कोण कोण भुजा, इसे कहेंगे भुजा भुजा भुजा। ठीक है, इसे कहेंगे समकोण कर्ण भुजा। तो ये लिखा क्या है अब, समझ में तो आ गया कि एस का मतलब साइड है, ए का मतलब एंगल है, बट हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या मतलब है, इसका समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एस एस का मतलब क्या है? एस एस का मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने क्या बोला कि कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है हमारे, कि हमें किसी दो ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, बट मैंने बताया कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसके जिसके हेल्प से हम 6 की जगह 3 चीजों को ही बराबर करके हम कह सकते हैं कि पूरे ट्रायंगल आपस में बराबर है। 6 की जगह हम सिर्फ 3 चीजों को कहेंगे कि ये आपस में बराबर हैं। अगर ये आपस में बराबर हैं तो बाकी चीजें भी आपस में बराबर होंगी और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये कुछ रूल्स है। तो सबसे पहला रूल है SAS। SAS रूल क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड, मतलब दो साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है, और उनके बीच का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के बीच का एक एंगल के भी बराबर है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी जैसे मैंने अगर ये दो ट्रायंगल बनाए हैं, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के ये वाले साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल के ये वाले साइड के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा देखो, आपको मैं जब समझा रहा हूं, समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है कि ये साइड को इसके बराबर, ये साइड को इसके बराबर, बीच वाला एंगल बराबर, पर आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी, मतलब हमेशा ये वाला साइड इसके ही बराबर दिखेगा। हो सकता है कि आपको, जैसे एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल मैंने अगर कुछ ऐसा बना दिया, और हो सकता है ये साइड आपको इस साइड के बराबर दिखा दे, ये साइड आपको इस साइड के बराबर दिखा दे, ये एंगल आपको
इस एंगल के बराबर दिखा दे, तब भी ये आपस में एस ए एस से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। क्योंकि देखो ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर, और बीच में एंगल। तो आपको बस यही देखना है, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ऐसे आपको पता लगाना है। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है? एंगल साइड एंगल का मतलब है, इसको हम क्या करते हैं, मैं कुछ चीजें यहां पे बता देता हूं, कुछ चीजें थोड़े से पीछे बता दूंगा, ठीक है ना। अब एंगल साइड एंगल का मतलब है कि दो ट्रायंगल हैं, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, समझ में आ रही बात? भाई इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड के बराबर है, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर है। तो ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ए एस ए। और जैसा कि मैंने अभी बताया, जरूरी नहीं है हमेशा ये एंगल इसी के बराबर मिलेगा, यह एंगल इसी के बराबर मिलेगा। हो सकता है आपको ये ऐसे दे दे और ये ऐसे मिल जाए, मतलब समझ रहे हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर मिल जाए, ये साइड इस एंगल साइड के बराबर मिल जाए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर मिल जाए। या हो सकता है कि भाई ये एंगल इस एंगल के बराबर मिल जाए, ये साइड इस साइड के बराबर मिल जाए, ये एंगल इस एंगल के बराबर मिल जाए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कॉरस्पॉन्डेंस आपको देखना आना चाहिए बस। ठीक है, कोई सा भी किसी का कॉरस्पॉन्डेंस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नीचे वाली साइड ही नीचे वाले साइड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई सी भी साइड किसी दूसरी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती है, जरूरी ये हो सकता है कि ये नीचे का है, और उसमें हो सकता है कि ये साइड वाला हो। पर आपको ये नहीं देखना कि वो है कहां पे, आपको ये देखना है कि उसकी लेंथ बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ए एस ए का मतलब ये है कि दो एंगल होंगे और उनके बीच में एक साइड होगा, दो एंगल और उनके बीच में साइड। ये जैसे लिखे हैं ना वैसे ही अप्लाई करने हैं, दो साइड उनके बीच में एक एंगल, दो साइड उनके बीच में एक एंगल, यहाँ है दो एंगल उनके बीच में एक साइड, दो एंगल उनके बीच में एक साइड। तीसरा हमने क्या लिखा था? तीसरा हमने लिखा था ए ए एस, ए ए एस, तो जैसा लिखा है वैसे ही करना है। पहले दो एंगल फिर बगल वाली साइड, दो लगातार दो एंगल फिर बगल वाली साइड। तो अगर मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं तो इसमें एंगल एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, और बगल वाली साइड, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर ये एंगल इसके बराबर और बगल वाली साइड्स बराबर है। ठीक है, अगर बीच वाली साइड को बोलेगा तो वो तो एंगल साइड एंगल हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा, और पहले दो एंगल करते हो और फिर बगल वाली साइड को बराबर प्रूव करते हो तो ये एंगल एंगल साइड बन जाएगा, एंगल एंगल साइड। तो फर्क है, ए एस ए और ए एस में फर्क है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि दोनों में फर्क है। ये दो एंगल के बीच में एक साइड है, यहां पे पहले दो एंगल है और साइड में मतलब उसके बगल वाली साइड है, बीच वाली साइड नहीं है, तो एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा था हमारा साइड साइड साइड, चौथा हमारा क्या था? एस एस एस। तो नाम से पता चल रहा है और बहुत आसान लगेगा आपको, आपको पता ही है, आपको ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई एस 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 का मतलब है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड उस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है, कि ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, और ये वाली साइड इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये किससे बराबर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से। और एक लास्ट हमारा बच जाता है जिसका नाम है आर एच एस, आर एच एस। ये आर एच एस जो है ना, ये सिर्फ एक स्पेशल ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, ये सारे ट्रायंगल में नहीं लगता, बाकी जितने भी हमने बनाए वो कैसा भी ट्रायंगल हो लग जाएगा, बट जो आर एच एस है ना, ये सिर्फ एक स्पेशल ट्रायंगल में लगता है, और उस स्पेशल ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लग सकता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है, तो ये तो दोनों बराबर हो ही गए।
अब इनके क्या होने चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होने चाहिए। हाइपोटेनियस यानी कर्ण। कर्ण आपको पता है क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है ना। हाइपोटेनियस कहते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड को, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो अगर किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के 90 डिग्री बराबर हैं, फिर उनके आमने सामने के हाइपोटेनियस बराबर हैं, और बाकी बचे दो साइड्स में से कोई सा भी एक साइड आपस में बराबर है, चाहे ये दोनों हो जाए, चाहे ये दोनों हो जाए, चाहे ये इसके बराबर हो जाए, चाहे ये वाला उसके बराबर हो जाए, मतलब कैसे भी, जैसे कि मैंने बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंस सॉरी, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, कॉरेस्पॉन्डेंस कहीं भी हो सकती है। तो ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हो सकती है, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हो सकती है, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हमने ये बताया कि ये साइड इसके बराबर हो जाए। यानी कि आरएचएस प्रूव करने के लिए आपको एक 90 डिग्री बताना पड़ेगा, एक हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस के बराबर बताना पड़ेगा, बाकी बची दो साइड में से किन्हीं एक साइड के पेयर्स को बराबर बताना पड़ेगा, तो ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बस यही है इस चैप्टर में जो लगना है, ठीक है। एक बात और कि इस चैप्टर को आगे जब हम अभी हम समझेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को ना छठे चैप्टर से कुछ रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो छठे चैप्टर के जो रूल्स हैं, जैसे मतलब वही ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है तो पहले आप सिक्स चैप्टर देखेंगे, तब जाके ये चैप्टर करेंगे, क्योंकि पहले जब तक सिक्स चैप्टर नहीं करेंगे फिर आगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो सिक्स चैप्टर आपको आना चाहिए, तभी जाके ये चैप्टर के क्वेश्चन आपसे हैंडल हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने छठा चैप्टर नहीं देखा तो पहले जाके आप छठा चैप्टर देखिए, फिर उसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी इसमें अलग से कुछ नहीं है, अलग से बस मतलब यही था कि फिलहाल जो हमारे एक्सरसाइज हैं उनमें यही रूल्स लगने हैं, एस एस, ए एस ए एस, एस 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 एंड आर एच एस। देखो ऐसे जा रहे हैं हम, फिर ये पहले इसको नोट करना, फिर इसको नोट करना। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट इसको, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हमने आपको सारे रूल्स मैंने समझा दिया आप लोगों को कि भाई इस चैप्टर में हम कौन कौन से रूल अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें से एक है एस एस, दूसरा है ए एस ए, तीसरा है ए एस, चौथा है एस एस एस, एंड पांचवा है आर एच एस, ठीक है। तो यही रूल्स पूरे चैप्टर में लगेंगे, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज को छोड़ के, लास्ट एक्सरसाइज अलग है थोड़ी, उसको हम अलग से समझेंगे। फिलहाल के लिए कॉन्ग्रुएंस हम जब तक समझ रहे हैं तब तक यही चीजें लगनी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया होगा, अब मिटा देता हूं मैं इसको। तो बेसिक्स हमने समझ लिए, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें आपको ना कुछ एग्जाम्स दे रखे हैं, एग्जाम्स में आपको यही चीजें दे रखी हैं, ठीक है ना। आपको सारे रूल्स के बारे में बताया हुआ है कि एसएएस के बारे में, एएसए के बारे में, तो वो एग्जाम्स के फॉर्म में बताया हुआ है, तो उसको आपको पढ़ लेना है और उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर जो आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखेंगे आपको एक फिगर बना के दे रखी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है ना, तो ये आपको फिगर दे रखी है, इसके नाम दे रखे हैं। एक मिनट रुकिएगा। हम्म, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ओ। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 7.8, ये एक फिगर है जो बुक में आपके फिगर का नंबर जो है 7.8 है। फिर कह रहा है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये आपको दे रखा है। फिर कह रहा है ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। और बुक में भी ऐसे आपको 1 टिक लगा रखे हैं इसमें और या डबल टिक लगा रखे हैं कि इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा साइड किस साइड के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर दे रखा है, ये साइड इस साइड के बराबर दे रखा है। तो आपको कह रहा है टू शो दैट ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी। एओडी जो है वो बीओसी के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात दे रखा है एडी इज पैरेलल टू बीसी, ये प्रूव करना है आपको कि एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो ये बात आपको करनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जैसे कि हमने छठे चैप्टर में किया था, कोई भी क्वेश्चन को, ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर हमें सॉल्व करना है और अच्छे नंबर लेने हैं तो उसमें हमें सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। कौन सी सारी बातें, मैंने बताया था कि हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को 4 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। चार चार स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपका गिवन, दूसरा स्टेप होता है आपका टू प्रूव, तीसरा स्टेप होता है आपका कंस्ट्रक्शन और चौथा स्टेप होता है आपका प्रूफ का, ठीक है ना। तो हम इसको भी स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हम पहला स्टेप लिखेंगे गिवन। गिवन में हम वो चीजें लिखते हैं जो भी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें इसमें गिवन है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये दो बातें हमें गिवन है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि दो बातें प्रूव करनी है। पहली बात प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है। और दूसरी बात क्या प्रूव करनी है कि भाई AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। AD इज पैरेलल टू BC। और देखो मैंने आपको 4 स्टेप बताए, बट जो तीसरा स्टेप है ना कंस्ट्रक्शन का, वो हर जगह यूज नहीं होता। जिस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ती है वहां पे उसे हम अप्लाई करते हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे हम उसे नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट चौथे स्टेप पे पहुंच जाएंगे जो कि है प्रूफ। तो हम डायरेक्ट इसको प्रूफ करेंगे। अब देखेंगे हमें पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा दो ट्रायंगल, एओडी और बीओसी। एओडी एक ये नीचे वाला ट्रायंगल और बीओसी ऊपर वाला ट्रायंगल। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। हिंदी में क्या लिखोगे, ट्रायंगल एओडी तथा बीच में लिखना तथा ट्रायंगल बीओसी में, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इनमें हम चले जाएंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे प्रूव, हमने जो रूल्स सीखे उनसे, ठीक है। सबसे पहले जो है ना आपको SAS से प्रूव करना है, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपका SAS यूज हो रहा है, तो SAS से आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और जब भी आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने होंगे ना, तो आपके क्वेश्चन में एक बात याद रखना,
मैंने जैसे कि बताया कि कॉन्ग्रुएंस, जितने भी कॉन्ग्रुएंस रूल हमने पढ़े उसमें तीन तीन चीजें थी। सबसे पहले एस ए एस, फिर मैंने पढ़ाया ए एस ए, फिर मैंने बताया ए एस, फिर एस एस एस, फिर आर एच एस। तो सब में तीन तीन चीजें, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तीन में से दो चीजें तो आपको पहले से ही गिवन होंगी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम आपको तीन में से दो चीजें पहले से ही गिवन होगी, एक चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी कौन सी चीज बराबर है, और आप फिर अपना कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको इसके, और कॉरेस्पॉन्डेंस ध्यान रखना कि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी है। जैसे कि आपको बोला है ए ओ डी, और यहां बोला है बी ओ सी। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग बी है, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी है, और ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ है, ठीक है। तो भाई यहां पे आपको पहले ही बता रखा है ओ ए बराबर है ओ बी के, तो ये बात तो हमें पहले से गिवन है, गिवन दिया है, हिंदी में लिखेंगे। फिर ओडी बराबर है ओसी, ये बात भी हमें गिवन है, ओडी बराबर ओसी, ये बात भी हमें क्या है, गिवन। तो देखो दो चीजें तो बताया। अब देखो आपने ये दो एस को बराबर प्रूव कर दिया, और हमें पता है जब हमने 6 चैप्टर किया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं, जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे दो लाइनें क्रॉस करती हुई नहीं दिख रही? तो दिख रही है भाई कि यहाँ पे दो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो जब भी दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एंगल ए ओ डी जो है वो एंगल बी ओ सी के बराबर है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की एक साइड उसके एक साइड के बराबर हो गया, फिर एक एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, फिर ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। तो ये साइड एंगल साइड क्या लग गया इनके बीच में, साइड एंगल साइड। तो आप लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं आप। ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी के। हिंदी में कैसे लिखेंगे, एस ए एस, हिंदी वाले लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम द्वारा, नियम द्वारा ऐसे लिखेंगे। एस ए एस सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज एओडी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बीओसी के। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी कि एओडी और बीओसी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने प्रूव कर दिया बाय एस ए एस रूल, ठीक है ना, कि इस साइड को इस साइड के बराबर पहले से बता रखा है, ये साइड इसके बराबर पहले से बता रखा है, बीच वाले एंगल बराबर, तो एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अच्छा एक बात आपको और मैं बता दूं जो कि मैंने अभी आपको बेसिक में नहीं बताया, वो भी समझानी थी, समझ लो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। मान लो दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। तो अब इन ट्रायंगल में क्या बच गया बराबर होने के लिए, मैंने जैसे कि बताया था आपको किसी भी दो ट्रायंगल में 6 चीजें होती हैं, ठीक है ना, मतलब बराबर बताने के लिए कितनी चीजें होती हैं, 6 चीजें, 3 साइड और 3 एंगल, जिसमें से हम इन दो ट्रायंगल्स में 2 साइड्स का इस्तेमाल कर चुके हैं और एक एक एंगल का इस्तेमाल कर चुके हैं। बचा क्या, बच गए ये नीचे वाले एंगल्स और नीचे वाली साइड, ये बच गए, ठीक है। तो अब इनको मतलब मैंने क्या बताया कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी बाकी चीजें भी अपने आप आपस में बराबर हो जाती है, मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की सारी चीजें बराबर होती हैं। तो जैसे ही आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हो ना, आपने तीन चीजों को बराबर बता के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, आपने इनकी तीन चीजों को बराबर बता के क्या कर दिया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते ना तो बाकी बची चीजें भी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर हो जाती है, बाकी बची चीजें अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर हो जाती है। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, अपने आप वो ऑटोमेटिकली। जब आप
कॉन्ग्रुएंट कर ही दिया, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि सारी चीजें बराबर, तो सारी चीजें बराबर हो जाती हैं, ठीक है। बाकी जितनी बच जाती हैं वो अपने आप बाद में क्या हो जाती है, बराबर। और जब हम उन्हें किसी रीजन से बताते हैं कि वो क्यों बराबर हो गई, तो उसके लिए हम लिखते हैं सीपीसीटी। क्या लिखते हैं, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है, सीपीसीटी का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये मतलब होता है सीपीसीटी का कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपीसीटी। तो जैसे ही दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो रिमेनिंग चीजें बच जाती हैं, तीन चीजें तो हम बराबर बता देते हैं, तीन चीजें बच जाती है, तो वो तीन चीजें अपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के बराबर हो जाती है बाय सीपीसीटी, ठीक है ना, कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में इसको लिखेंगे सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग परस्पर बराबर होते हैं। ये लिखेंगे हिंदी वाले, ठीक है। और शॉर्ट में हिंदी वाले भी यही लिखेंगे सीपीसीटी। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। तो सीपीसीटी का मतलब समझ में आया कि सीपीसीटी क्या होता है, कि जैसे दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो तीन चीजें तो आप बराबर बता देते हैं और तीन चीजें आपकी रह जाती हैं, तो वो जो बची हुई चीजें होती हैं अपने आप अपने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बराबर हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं शॉर्ट में सीपीसीटी। तो जैसा कि अभी हम फिलहाल ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। अब हमें दूसरी चीज ये बतानी थी इसमें कि एडी पैरेलल है बीसी के, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, एक काम करना पहले इसको लिख लेना अलग से, या पहले इसको लिख भी लिया तो इसको अलग से लिख लो, फिर हम समझते हैं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट सीपीसीटी से होना है, ठीक है। इसको नोट करो। कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस ये आप अलग से लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन तो यहीं से कंटिन्यू होगा, तो मैं इसको आप अलग से लिख लेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और हमें बताना है अब कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसे हैं, पैरेलल यानी समांतर हैं। ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके बाकी बचे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए कॉरस्पॉन्डिंग है बी के, यहां पे लिखा हुआ है ए कॉरस्पॉन्डिंग है बी के, ओ कॉरस्पॉन्डिंग है ओ के और डी कॉरस्पॉन्डिंग है सी के।
तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हमें सिर्फ एक ही पेयर चाहिए। मैं कह सकता हूं यहां पे कि एंगल डी ए ओ, इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, डी ए ओ या ओ ए डी, कुछ भी लिख सकते हो, ओ ए डी हम लिखेंगे। नाउ एंगल ओ ए डी बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी सी के, एंगल ओ बी सी के। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। किससे बराबर हो जाएंगे ये, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सीपीसीटी क्या होता है अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो सीपीसीटी से दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। और क्या हमें ये देख के, इन दोनों एंगल को देख के किसी चीज की याद आ रही है। जैसा कि हमने छठा चैप्टर जब पढ़ा था तो मैंने कहा था कि जहां भी आपको z बनता हुआ दिखाई दे, क्या बनता हुआ दिखाई दे, z, और एंगल्स बराबर हो तो लाइनें कैसी होती है, पैरेलल, ठीक है। दो चीजें हमने पढ़ी थी कि अगर जैसे दो लाइनें अगर पैरेलल हो और बीच में से कोई तीसरी लाइन काटे तो ऐसे z जैसा मतलब शेप बन जाता है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसका ही रिवर्स थ्योरम था कि अगर एंगल बराबर है और ऐसे z बन रहा है तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल, ठीक है। z बनने का मतलब है कि लाइनें, दो लाइनों को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और बीच वाले एंगल्स बराबर है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। तो ये रिवर्स थ्योरम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिवर्स थ्योरम है जिसको मैंने समझने का आपको तरीका बताया था कि आपको z बनता हुआ दिखाई दे और अगर एंगल बीच में बराबर है तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। और अगर आपको पहले से ही लाइनें पैरेलल बता रखी है, लाइनें पैरेलल होंगी तो एंगल बराबर होंगे, और अगर एंगल बराबर बता रखे हैं तो लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। तो आप लिखेंगे कि एंगल OAD and angle OBC are making a pair of interior angles. OAD and OBC are making a pair of alternate interior angles. Therefore, ये जो लाइनें होंगी ना AD और BC ये आपस में पैरेलल होंगी, और यही बात हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूफ। हिंदी में लिखना है क्योंकि, ऐसे लिखना, बिकॉज क्योंकि कोण OAD तथा कोण OBC अंत एकांतर कोणों का युग्म बना रहे हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी वालों को भी एक बार लिखवा दे रहा हूं, इसके बाद से आप नोट करेंगे खुद से। क्योंकि एंगल OAD तथा एंगल OBC परस्पर अंत एकांतर कोणों का युग्म बना रहे हैं, इसलिए AD पैरेलल हो जाएगा BC के। इंग्लिश वाले इसको नोट करेंगे, हिंदी वाले इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, इसको हेंस प्रूफ, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चैप्टर की स्टार्टिंग है, हमने एक एग्जाम्पल भी कर लिया इसका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग कोशिश करेंगे कि आगे के क्वेश्चन आप लोग पहले खुद ट्राई करिए, नहीं होते हैं आपसे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाय, टेक केयर।